दीपक वोरा साहब, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप क्या जवाब देंगे इसका? जो सलमान खुर्शीद ने सवाल पूछा है कि क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है आज इस देश में। सीडीएस को आके खुद कहना पड़ा सर कि हम जो है वो परिणाम से ज्यादा नुकसान की चिंता नहीं करते, हमारे लिए परिणाम अहम है। ये छोटी सी बात कांग्रेस पार्टी को या ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वालों को समझ में नहीं आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब भी आपके साथ आपके चैनल पर होता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल इश्यूज हैं, और आपका चैनल तो बेमिसाल है, आप खुद यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट एंकर्स। ये जो पॉलिटिकल डोमेस्टिक इश्यूज है इस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन सलमान खुर्शीद साहब को मैं बहुत देर से जानता हूँ। हम लोग कॉलेज में इकट्ठे पढ़े हैं। पूरी दुनिया में उनकी बहुत इज्जत है। जब वे विदेश मंत्री थे तो बहुत ही वॉज एक्सलेंट, और हम लोग सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। दूसरी चीज़ सर, ये जो डेलीगेशंस बाहर गई हैं, कुछ सवाल उठाए गए, मैं बता देता हूँ सर। मेरी पहली पोस्टिंग पेरिस में थी, 1975 में वहाँ गया था। मुझे 52 साल हो गए हैं कूटनीति में, 74 साल की मेरी उम्र है एंड काउंटिंग। तो सर वहाँ पर जब हम गए थे तो इमरजेंसी का टाइम था। हमने समझाने की कोशिश की, बहुत कम लोगों को दिलचस्पी थी कि भारत में क्या हो रहा है, लेकिन जिनको थी कुछ पत्रकारों को, तो उनसे मिलने के लिए एक पॉलिटिकल डेलीगेशन हमारे कहने से दिल्ली से पेरिस आया। और उन्होंने समझाया कि भाई ये स्थिति थी, हमने इमरजेंसी लागू की। उसके बाद अब देखिए जितनी जल्दी स्थिति में सुधार होगा हम हटाएंगे। फिर सर जब कश्मीर में इलेक्शंस हुए थे बहुत देर के बाद, तब फिर हमारा एक पॉलिटिकल ऑल पार्टी डेलीगेशन आया कि हालत ख़राब थी, अब वहाँ पे ठीक हो गई हैं। फिर जब हमारे पार्लियामेंट पे हमला हुआ, मैं स्पेन में था सर, हमने जाके वहाँ के लोगों को समझाया, और फिर कुछ हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी आए कि देखिए ये हुआ, पूरा देश एक साथ है। तो ऐसी स्थिति में सर मेरा अपना मानना है कि हमको एक यूनिफाइड फ्रंट रखना चाहिए। नहीं तो हम लोग जो आपके राजदूत हैं, हम जो आपके डिप्लोमेट्स हैं, आपके जो रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी फिर छवि जो है, हमारी ताकत थोड़ी सी कम हो जाती है। फाइनली मैं इतना बताऊंगा सर, किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है कितने मरे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस उनको डर था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जंग है वो जल्दी ख़त्म हो जाए। वो ख़त्म हो गया सर। और हमने जाके जो हमारे डेलीगेशंस गए हैं उन्होंने बताया कि इसलिए हमने पलटवार किया था क्योंकि आतंक वहाँ फैल रहा था। मैं तो ये कहता हूँ सर, जब भी मैं अफ्रीका में जाता हूँ बताता हूँ, लेकिन जब हमारे पॉलिटिकल लीडर्स मल्टी पार्टी डेलीगेशन से आके अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं, एकेडमिक से मिलते हैं, जर्नलिस्ट से मिलते हैं, वहाँ के मिनिस्टर से मिलते हैं, उसका असर बिल्कुल अलग होता है सर। वो हमारे बाजू और मजबूत करता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके ऊपर विवाद ना करें। ये लोग जो गए हैं, किसने सिलेक्ट किया, विदेशों में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। वो जानना चाहते हैं पार्टी ए का, ये बी सी डी, यानी ऑपोजिशन भी है, बड़ी अच्छी बात है। किस आधार पे सिलेक्ट किया, यू थिंक एनीबडी केयर्स अबाउट दैट? वो सिर्फ कहते हैं आपका डेलीगेशन आया, उन्होंने बताया, अब हम समझ गए हैं कि सारी पार्टियां जो हैं एक साथ हैं इस जंग को अंजाम देने के लिए। दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आपसे अनुरोध है सर कि मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इसको पॉलिटिसाइज मत करिएगा सर। बहुत अच्छी बात आपने की, पॉलिटिसाइज मत कीजिए। लेकिन अरविंद मोहन जी, पॉलिटिसाइज तो किया जा रहा है। बिहार से ही नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि कल्पना से बड़ी सज़ा दी जाएगी। बिहार में ही जाकर उन्होंने कहा कि मैंने वादा पूरा किया और उसके बाद मैं बिहार वापस आया हूँ। विपक्ष ने कहा कि चुनाव के मद्देनज़र इस ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। वो बिहार के इलेक्शन को देख करके उसके मद्देनज़र इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, रैली से इस तरीके की ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, वाहवाही लूट रहे हैं। देखिए, अजीब दौर है और ये काफ़ी लंबा है, मैं छोटा नहीं मानता कि नेशनलिज्म रीडिफाइंड हुआ है और जो भी जरा इधर उधर कुछ बोलता है वो एंटी नेशनल है। आप 62 के वार को याद करिए और पार्लियामेंट में लोहिया और आचार्य जी के डिबेट को याद करिए, जिस तरह से उन्होंने नेहरू पे हमले किए और नेहरू नहीं आए पार्लियामेंट में काफ़ी दिन और नेहरू की सारी चमक उससे गई। तो तब तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी आचार्य जी को या लोहिया को देशद्रोही कहा होगा। आज देशद्रोह या राष्ट्रवाद की परिभाषा इतनी सीमित हो गई है और सीमित कर दी गई है कि विपक्ष को या पक्ष को या हमारे आपके जैसे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस पॉइंट को गिनती पर हम रखें। मान लीजिए कि कल तक तो आप संभल और ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी का बिल ले आके आप पूरा वक्त का कानून लाके आप हिंदू मुसलमान कर रहे थे। अगले दिन आप कर्नल सोफिया को बैठाते हैं वहाँ, तो आप इसमें भी जय जय पाते हैं, उसमें भी जय जय पाते हैं। हम अगर ये सवाल उठा दें या विपक्ष अगर ये सवाल उठा दे
तो वो उस पॉइंट पे भी देशद्रोही हो जाता है, इस पॉइंट पे भी देशद्रोही हो जाता है। तो ये डिस्कोर्स बड़ा अजीब किस्म का है। विपक्ष का ये भी आप चुनिए, और मेरे ख्याल से जो लोग भी गए हैं बाहर वो एक्सेलेंट काम कर रहे हैं। सबकी जो रिपोर्ट जहां भी पढ़ने को आई है, सबने अच्छे ढंग से बात की है, जबकि उस पर कांग्रेस को आपत्ति थी उस चुनाव पे। तो अब ये हर चीज में नेता चुनने से लेके सब्जेक्ट चुनना, बोलना, जगह चुनना। प्रधानमंत्री गए पहले दफे मधुबनी, अंग्रेजी बोल रहे हैं वहाँ मधुबनी में। तो आप हर चीज जब करते हैं तो अपनी होशियारी से कर रहे हैं, और डिफाइन सब कुछ आपके हिसाब से होना चाहिए। ये बहुत अजीब है। मतलब मोदी जी जो कर रहे हैं होशियारी से कर रहे हैं, और विपक्ष जो कर रहा है वो बेवकूफी से कर रहा है। मतलब आपका कहना नहीं, लाइन असल में ये खींच रही है। इस लाइन से इधर उधर होना ऐसा नेहरू के समय भी नहीं था। जो नेहरू इतना लंबा पॉलिटिक्स करके और 17 साल देश पे शासन उन्होंने किया, उस नेहरू के समय भी ये नहीं हुआ कि नेहरू की आलोचना का मतलब देशद्रोही हो जाना था। और सबसे बड़े जो विरोधी थे लोहिया, वो आज भी नहीं। तो यहाँ मोदी की आलोचना कौन कर रहा है? यहाँ तो ये पूछा जा रहा है कितने रफाल गिरे, तो इसमें मोदी की आलोचना कहाँ है? ये तो सेना की आलोचना है, सेना के पराक्रम पर सवाल उठाया जा रहा है। अगर सीडीएस को आकर के ये कहना पड़े कि नुकसान से ज्यादा परिणाम की चिंता होनी चाहिए और हम यही करते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है? लोहिया ने जो कहा किया वो आपको हैरानी होगी। नेफा गए लोहिया, उनको परमिट नहीं मिला जाने का, वो जबरदस्ती गए, वहां भी जाके उनको लड़ाई लड़नी। तो इसलिए ये कहना कि अपने, मेरा ये कहना है कि युद्ध की स्थिति तक प्रधानमंत्री जब सबको बुला रहे हैं, सब गए हैं, सबने सपोर्ट किया है। युद्ध पे अगर आप पॉलिटिक्स करना शुरू करेंगे तो विपक्ष को भी पॉलिटिक्स करने का हक है। ठीक है, रामकृपाल और वो जी, पार्लियामेंट में भी और सड़क पे भी। ठीक है।